नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सा ही मोड़ देखने को मिल रहा है। सावन के महीने में जहां आमतौर पर भक्ति और परहेज की चर्चा होती है, तो वहीं यूपी में मछली अचानक एक बड़े सियासी विवाद के केंद्र में आ गई। विवाद की शुरुआत तो मंत्री संजय निषाद के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने बिना प्याज लहसुन वाली मछली को शाकाहारी बता दिया था। लेकिन इसने तूल तब पकड़ा जब अयोध्या में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के एक कार्यक्रम के दौरान मछली पकने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में अयोध्या की पावन धरती पर इसे सनातन का अपमान करार देते हुए तीखा हमला बोला। लेकिन थाली में क्या था और क्या नहीं, इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान जारी कर यह चैलेंज कर दिया है कि कोई साबित कर दे कि उन्होंने सावन में मछली खाया है तो वो तत्काल पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज ने अपने लिए मछली भोज का आयोजन किया था, जिसे उन्होंने उनकी समाज की परंपरा को देखते हुए रोकना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम योगी निषाद समाज की मछली खाने पर आपत्ति जता रहे हैं तो क्या वो इस समाज के विरोधी हैं? कुल मिलाकर इस बहस के पीछे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का एक बेहद ही मजबूत और बड़ा सियासी गणित छुपा हुआ है। देखिए, निषाद समाज पारंपरिक रूप से नदियों, तालाबों, बोटिंग और मछली पालन से जुड़ा रहा है। यह समुदाय अब खुद को जल किसान के रूप में पहचान दे रहा है। यूपी की राजनीति में निषाद एक छत्र शब्द है जिसके तहत मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीमर, बाथम, कहार, मांझी और तुराहा जैसी कई उपजातियां आती हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो राज्य के कुल वोटरों में निषाद समाज की आबादी लगभग 4.5 से 5% के आसपास मानी जाती है। हालांकि संख्या भले ही 5% दिखती हो, लेकिन इनका प्रभाव पूरे प्रदेश की लगभग 160 विधानसभा सीटों पर है। पूर्वांचल और गंगा यमुना बेल्ट यानी कि गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर और प्रयागराज की करीब 80 सीटों पर यह समुदाय हार जीत तय करने की पूरी ताकत रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निषाद समाज अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहचान को हिंदू महाकाव्यों से भी जोड़ता है। जहां रामायण में निषाद राज गुहा का जिक्र है जिन्होंने भगवान राम को गंगा पार कराई थी। ये राम के प्रति वफादारी और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। वहीं महाभारत के एकलव्य का त्याग और संघर्ष उस समुदाय के स्वाभिमान और हक की लड़ाई को दर्शाता है। तो वहीं 80 और 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा तो निषाद समाज का एक बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस करते हुए बीजेपी के साथ आया। लेकिन धीरे धीरे समुदाय में यह भावना पनपने लगी कि आंदोलन में योगदान देने के बाद भी उन्हें वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार नहीं मिले जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऐसे में 1990 के दशक में निषाद समाज की राजनीति में बड़ा मोड़ आया तब जब समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को मैदान में उतारा। 1996 और 1999 में मिर्जापुर से जीतकर संसद पहुंची फूलन देवी इस समाज का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बन गई। इसके बाद से निषाद वोटर सपा के सोशल जस्टिस के नारे के साथ मजबूती से जुड़ा। साल 2016 में डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी यानी कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठन किया। पार्टी की पहली और सबसे बड़ी ताकत 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में दिखी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर संजय निषाद की बेटी प्रवीण निषाद ने सपा के समर्थन से चुनाव लड़ा और बीजेपी को हरा दिया। इस नतीजे ने यह साबित कर दिया कि अगर निषाद वोट सपा के पारंपरिक वोट बैंक के साथ मिल जाए तो बीजेपी के अभेद किले भी ढह सकते हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निषाद पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन सरकार में आने के बाद आरक्षण और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के दर्जे की मांग को लेकर संजय निषाद लगातार अपनी ही सरकार पर दबाव बनाते नजर आते हैं। अब विपक्ष इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि निषाद समाज का वोट किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं रहा है। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए अब 2027 के चुनाव से पहले हर पार्टी बिसात बिछाना चाह रही है। बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया और निषाद पार्टी से गठबंधन जारी रखा है जिसका मकसद गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखना है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को सपा महिला विंग की कमान सौंपी। पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी बताया और इसका मकसद निषाद समाज की पुरानी स्मृतियों और सोशल जस्टिस के जरिए वोट बैंक में सेंध लगाना रहा। और कांग्रेस ने अयोध्या के करीब निषाद समाज के बीच आउटरीच प्रोग्राम किया। ये चाहते हैं कि सीधे जनता से जुड़कर जमीनी हकीकत तलाशी जाए। तो वहीं बिहार के सन ऑफ मल्ला यानी कि वीआईपी के मुकेश सहनी की नजर पूर्वांचल के सीमावर्ती इलाकों पर रही। वो इस प्रयास में है कि वोट काटकर कांटे के मुकाबले में किंगमेकर की भूमिका निभाए। अब देखिए, सवाल ये है कि इन सारे सियासी दांवपेचों के बीच निषाद वोट बैंक पर
असल पकड़ किसकी होगी? देखिए, यूपी की राजनीति का इतिहास गवाह है कि निषाद समाज ने कभी भी किसी एक दल को एक तरफा और स्थायी समर्थन नहीं दिया। कभी राम आंदोलन के नाम पर बीजेपी के साथ, तो कभी फूलन देवी के नाम पर सपा का समर्थन, और फिर निषाद पार्टी का अपना उभार। ये समाज हर चुनाव में अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले लेता रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 2027 का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपने मजबूत संगठन और राम मंदिर के सांस्कृतिक जुड़ाव के दम पर इस वोट बैंक को संभाले रख पाते हैं, या फिर सपा और कांग्रेस की सोशल जस्टिस की रणनीति और आरक्षण का मुद्दा इस समीकरण को बदल देगा। फिलहाल मछली के बहाने शुरू हुआ ये विवाद बता रहा है कि ये चुनावी लड़ाई किसी धर्म या खान पान की नहीं, बल्कि यूपी की सत्ता की चाबी हासिल करने की है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।